इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमारा राजस्थान कक्षा 6 अध्याय 5 आजादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, इस पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे और चलते हैं। आज आइए डालते एक नजर हम। अध्याय 5 चलते हैं दोस्तों, एक नजर डालते हैं हम लोग। ये हो गई, इसके पीछे एक और है, बच्चों की नहीं है, इसके पीछे ही है। चलते हैं दोस्तों। आजादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, यानी यूं कह सकते हैं दोस्तों कि आजादी से पहले हमारी सरकार कैसी थी, कैसी थी, उसकी आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे और क्या स्वरूप रहा होगा, किस तरह हमारे पूर्वजों ने जो है जीवन यापन किया होगा। तो यहाँ हमें काफी जानकारी देखने को मिलती है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ। 47 में ये आजादी हमें अगस्त महीने में मिली थी। क्या आपको ये भी पता है कि आजादी की वास्तविक डेट क्या थी, दिनांक क्या थी? दोस्तों वास्तविक डेट थी 30 जून 1948। इस डेट पर जो है देश आजाद होने की घोषणा की थी अंग्रेजों ने, लेकिन समय प्रतिकूल था। कुछ ऐसी समस्याएं आई जिनके कारण जो है देश समय से पहले आजाद करना पड़ा, जिसमें एक सिद्धांत आया था दोस्तों, उसका नाम था द्विराष्ट्र सिद्धांत। और ये द्विराष्ट्र सिद्धांत देने वाला था दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन इतनी लंबी विस्तृत चर्चा नहीं करते हुए भी हम केवल राजस्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि आजादी से पहले हमारे राजस्थान की सरकार कैसी थी, किस तरह वह काम करती थी, क्या स्वरूप रहा होगा। प्राचीन काल में आपने देखा होगा दोस्तों, हमारा राज्य जो है रियासतों में बटा हुआ था। किस में बटा हुआ था? रियासतों में बटा हुआ था। और हमारे यहाँ 19 रियासतें, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश था। और इन्हीं रियासतों से जिले बने और हमारे राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ। इसमें एक कहानी के रूप में आपको दृश्य बताया गया है और यहाँ हम किसी भी प्रकार से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि रविवार का दिन था जो एक प्रसंग के रूप में दे रखा है कि भाई ये लोग घूमने के लिए जाते हैं, पनघट पर पानी भरने के लिए जाते हैं। पनघट देखा होगा दोस्तों, पनघट जो कुएं के पास वाला क्षेत्र होता है। और पुराने किले कुछ लोगों को घूमते हुए फोटो खींचते हुए देखा होगा। माँ ने प्रश्न किया ये लोग कौन है, यहाँ क्या कर रहे हैं? तो माँ ने बताया कि ये पर्यटक हैं और इस पुराने किले को देखने के लिए आए हैं।
और दिशा ने प्रश्न किया कि इस किले में ऐसा क्या देखने आए हैं। अंग्रेज लोग आते ही हैं और आपने देखा होगी हमारे यहाँ पर जो है सभी प्रकार के व्यक्ति जो है राजस्थान में किलों को देखने के लिए आते हैं। विदेशों से काफ़ी संख्या में यहाँ राजस्थान में आते हैं और हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसकी बखान करने और व्याख्या करने के लिए आते हैं। चलते दोस्तों आगे और माँ ने बताया कि किला बहुत पहले गांव के जागीरदारों ने बनवाया था। जागीरदार हमारे गांव के जो मुखिया होते थे, हमारे गांव के जो राजा होते थे, उन राजाओं ने जो है इस किले का निर्माण करवाया था। इसमें रहते थे। इसकी प्राचीनता के कारण पर्यटक इसे देखने आते हैं। अब दिशा ने एक प्रश्न कर दिया कि ये जागीरदार कौन थे। दिशा कह रही मम्मी ये जागीरदार कौन थे। तो जो राजा महाराजा थे जिनके पास कई सारी संपत्ति थी, जिनके पास कई सारी जमीनें थी, उस जमींदारों को जो है जमींदार कहा जाता था। चलते दोस्तों आगे और मुस्कुराते हुए कहा कि पहले जागीरदार जो है गांव के प्रशासक होते थे। इनके पास गांव में देखरेख की जिम्मेदारी होती थी और दिशा माँ से कुछ और प्रश्न पूछती है और इससे पहले घर आ जाता है और ये सिलसिला जो है टूट गया और दिशा के मन में जागीरदार के कई प्रश्न घूम रहे थे। क्योंकि आपके मन में भी कई प्रश्न घूमते होंगे, किस तरह जागीरदार रहते होंगे, किस तरह जो है जनता पर अत्याचार करते होंगे। ये लोग जनता पर मनमाना अत्याचार करते थे दोस्तों। जागीरदारों की बात चल रही है क्योंकि अत्याचारी इनका दूसरा नाम था और हमारी जनता से तरह तरह के ये कर लेते थे और उन करों से अपना भरण पोषण करते थे। और आपने सुना होगा कि एक बिजोलिया किसान आंदोलन चला था दोस्तों। बिजोलिया किसान आंदोलन, यहाँ के जागीरदारों ने जो है यहाँ की जनता पर 84 प्रकार के कर लगा दिए थे। कितने प्रकार के दोस्तों? 84 प्रकार के कर लगा दिए थे। चलते दोस्तों आगे और आजादी से पूर्व हमारा राजस्थान वर्तमान स्वरूप में नहीं था, मुख्यतः रियासतों में विभाजित था। ये रियासतें स्वतंत्र राज्य की तरह संचालन करती थी। रियासतों के शासक अपने मंत्रियों, जागीरदारों आदि की सहायता से शासन संचालन करते थे। शासन शक्ति का सर्वोच्च केंद्र बिंदु राजा होता था और शासन का यह स्वरूप राजशाही कहलाता था। तो हमारे प्राचीन काल में हमारे राज्य की बात चल रही है। यहाँ का जो शासन था दोस्तों, कैसा था यहाँ का शासन? तो यहाँ का था राजशाही शासन। कैसा था दोस्तों? राजशाही शासन। क्योंकि इस राजशाही शासन में राजा की ही चलती थी और यहाँ के मंत्री हमारे पर तरह तरह के कर लगाकर हमें परेशान करते थे। राजशाही का शासन का स्वरूप। राजस्थान की विभिन्न रियासतों राज्य में सिसोदिया, राठौड़, कछवाहा, चौहान आदि वंश शासन करते थे। ये अलग अलग राज्य थे किंतु शासन व्यवस्था लगभग समान थी। प्रश्न आता है आपके पास में कि सिसोदिया राजवंश का शासन कहाँ विद्यमान था? तो ये चित्तौड़ या यूं कह सकते हो चित्तौड़ के अलावा मेवाड़ में था। कहाँ पर था दोस्तों? मेवाड़ में था। तो सिसोदिया राजवंश। तो अब ये भी देखना दोस्तों, ये किसकी शाखा रही है? ये गुहिल वंश की शाखा रही है। किसकी रही दोस्तों? गुहिल वंश। एक हमारे यहाँ पर राजस्थान में सबसे प्राचीन, सबसे पहला राजवंश है गुहिल राजवंश। बप्पा रावल ने इसकी स्थापना की थी। इसके 2 पार्ट हो गए थे। एक पार्ट का नाम था दोस्तों रावल और दूसरी का नाम था दोस्तों सिसोदिया। क्या नाम था? सिसोदिया। दूसरे का नाम सिसोदिया था। ये इन दोनों पार्टों ने हमारे पर
राज किया। लेकिन अफसोस की बात दोस्तों, यहाँ से रावल वंश जो समर सिंह के शासन काल में चला था, किसके काल में चला था दोस्तों? समर सिंह के शासन काल में। और इसमें अंतिम शासक आता है जिसका नाम होता है दोस्तों रतन सिंह। क्या नाम होता है? रतन सिंह। और रतन सिंह जो है विवाह करके आता है रानी पद्मिनी से विवाह करके आता है। और ऐसे कहते हैं कि जब ये पानी पीती थी तो गले से भी इसके पानी दिखाई देता था। एक अतिशयोक्ति है कि इतनी खूबसूरत थी ये रानी पद्मिनी। और आपको पता होना चाहिए इस पे एक फिल्म भी दर्शाई गई है, पद्मावती। ठीक है ना दोस्तों, आगे चलते हैं वापिस। और इसी कारण जो है यहाँ एक अलाउद्दीन खिलजी नाम का एक शासक आता है, अलाउद्दीन खिलजी नाम का शासक आता है और चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और रावल रतन सिंह के बीच इनका युद्ध होता है। रावल रतन सिंह के बीच इनका युद्ध होता है और उस युद्ध में रावल रतन सिंह हार जाता है। और ये भी पता होना चाहिए दोस्तों, ध्यान रहे, हार के बाद जैसे ही रानी को पता चलता है तो ये अपनी जितनी भी दासी जितने भी हैं उन महिलाओं के साथ जो ये है जोहर करती है। क्या करती दोस्तों? जोहर करती है। और ये राजस्थान में चित्तौड़ का पहला साका होगा दोस्तों। चित्तौड़ का पहला साका कब हुआ था? 1303 में हुआ था चित्तौड़ का पहला साका। अब ये भी ध्यान होना चाहिए दोस्तों, किसके नेतृत्व में हुआ था? तो पद्मावती के नेतृत्व में हुआ था चित्तौड़ का पहला साका। फिर दोस्तों प्रश्न कर दे रहे आगे से कि ये जो जौहर है और ये इसके साथ जो है केसरिया है, तो केसरिया कौन करते हैं दोस्तों? पता होना चाहिए केसरिया कौन करते हैं? जो राजपूत वंशी लोग हैं जो युद्ध में गए थे, केसरिया कपड़े पहनकर, केसरिया साफा बांधकर वे वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन ये महिलाएं अपनी आन बान शान के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए जो है जौहर करती है। ये दोनों मिलकर जो है दोस्तों साका कहलाता है। क्या कहलाता है? साका कहलाता है। और ये राजस्थान में पहला साका होगा 1303, चित्तौड़ का पहला साका 1303 में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है दोस्तों आगे राठौड़ राजवंश। ये राठौड़ राजवंश दोस्तों जोधपुर में चलेंगे हम लोग, मारवाड़ क्षेत्र में, जोधपुर। और इस जोधपुर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? राव जोधा ने की थी। राव जोधा के बाद में आपने एक नामी नाम सुना होगा जिनका नाम था दोस्तों राव गांगा। और राव गांगा का एक पुत्र आया था दोस्तों जिनका नाम था मालदेव। और मालदेव को राजस्थान में मारवाड़ का पहला पितृहंता शासक कहा जाता था, क्योंकि मालदेव ने अपने पिताजी राव गांगा को मार दिया था। तो इनको जैसे हशमत वाला बादशाह भी कहते हैं और इनको मारवाड़ का सबसे अच्छा शासक भी माना जाता है। सर्वाधिक इनके काल में विकास भी हुआ है और ये पितृहंता शासक भी कहलाते हैं। दोस्तों राठौड़ वंश बहुत प्रचलित था और इनमें एक शासक और आए थे दोस्तों, अजीत सिंह। तो अजीत सिंह की रक्षा किसने की थी दोस्तों? तो हमारे एक बहुत बढ़िया आदमी है, राजस्थान के शानदार आदमी है, देशभक्त हैं, जिनका नाम है दोस्तों, ये इनके सबसे अच्छे साथी हैं। और इनकी छतरी जो है शिप्रा नदी के तट पर बनी हुई है ना। मैं आपको ये प्रश्न जो है गुप्त रूप से दे रहा हूँ और आप लोग इनका जो प्रश्न का उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज पहली बार मैं आपसे कमेंट बॉक्स की बात कर रहा हूँ जिसमें किसी प्रश्न का उत्तर आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप जरूर लिखें। मैंने नाम नहीं बताया किसी रूप में, ध्यान रहे कि अजीत सिंह की रक्षा करने वाला कौन था, मैंने यही नाम पूछा आपसे। आप प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिए ताकि हमारी सक्रियता और आपकी सक्रियता बनी रहे। अब चलते हैं दोस्तों कछवा राजवंश। तो कछवा राजवंश में एक शासक आया था दोस्तों, दूल्हे राय।
और दुले राय ने एक ढूंढाड़ नगर की स्थापना की थी। किसकी की थी दोस्तों? ढूंढाड़ नगर की स्थापना की थी। और एक यहाँ पर दोस्तों ढूंढ नदी भी बहती थी। कौन सी? ढूंढ नदी। प्रश्न आ जावे कि भाई राजस्थान के किस क्षेत्र को जो है ढूंढाड़ क्षेत्र कहा जाता था? तो एक तो दोस्तों आपका जयपुर और थोड़ा बहुत इसके अंदर आएगा टोंक। तो इन क्षेत्रों में जो है ढूंढाड़ी बोली जाती थी और उसी क्षेत्र को जो है ढूंढाड़ क्षेत्र कहा जाता था। और इनमें एक बहुत बड़े शासक हुए हैं जिनके जो है काफी प्रश्न एग्जामों में पूछे जाते हैं, जिनका नाम है दोस्तों सवाई जय सिंह। क्या नाम है दोस्तों? सवाई जय सिंह, है ना। और सवाई जय सिंह के भी दो पुत्र थे दोस्तों। तो दोनों पुत्रों के क्या क्या नाम थे बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए आप लोग। दोनों पुत्र कौन थे पता होना चाहिए आप लोगों को। तो एक का नाम था ईश्वरी सिंह, ध्यान रहे दोस्तों, कौन सा था? ईश्वरी सिंह। और दूसरे का नाम था दोस्तों माधो सिंह। और इन दोनों के मध्य दोस्तों कौन सा युद्ध हुआ था? तो इनके मध्य दोस्तों राजमहल का युद्ध हुआ था। कौन सा हुआ था? राजमहल का युद्ध हुआ था। ध्यान रहे दोस्तों, राजमहल कहाँ पर है? टोंक में। ठीक है दोस्तों, ईश्वरी सिंह। और ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को, बड़ी गहराई से पढ़ना हमारा काम है, किसी चीज को समझना हमारा काम है। हम समझेंगे तभी तो इस चीज को जानेंगे कि कौन कौन युद्ध में आए थे, किस प्रकार युद्ध लड़ा होगा, कैसे युद्ध किया होगा, कौन जीता होगा, कौन हारा होगा, ये सभी जानकारी हमारे सामने आज मौजूद है। और मैं रामस्वरूप जिनकर वंदे मातरम क्लास 8 की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आगे और बढ़ते हैं, धीरे धीरे मैं अपना बायोडाटा देता रहूँगा, क्योंकि पढ़ाते समय देखिए हर चीज़ को कहना जरूरी होता। प्रथम बार मैंने अपना नाम आपको नहीं बताया था क्योंकि क्लास शुरू हो चुकी थी, तो कोई बात नहीं, बीच बीच में दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों। कछुआ राजवंश में तो इसमें पता होना चाहिए, ईश्वरी सिंह के बारे में बात चल रही थी दोस्तों। इन्होंने जयपुर में एक ईसर लाट का निर्माण कराया। ईसर लाट, ध्यान रहे दोस्तों। और इसे सरगासूली भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सरगासूली। प्रश्न आ जावे, ईसर लाट या सरगासूली का निर्माण किसने करवाया था? ईश्वरी सिंह ने करवाया था। और ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि इसी सरगासूली से ईश्वरी सिंह नीचे कूद गया था और इसकी मृत्यु हो गई थी। कारण क्या था दोस्तों? इसने मराठों को 50 लाख रुपए देने का वादा किया था, क्योंकि राजमहल के युद्ध में मराठों ने इनका साथ दिया था। जब पैसे नहीं दिए तो मराठे इनको परेशान करने लगे थे। ये बहुत परेशान हो गए थे, तो एक दिन इन्होंने आत्महत्या कर ली सरगासूली से कूद कर। पता होना चाहिए दोस्तों, ऐसा ग्रंथों में कहा गया है, किताबों में कहा गया है। वैसे हम लोगों ने इतिहास को साक्षात में नहीं देखा है दोस्तों। आगे चलते हैं, चौहान राजवंश। तो चौहान भी काफी हमारे यहाँ राजस्थान में फेमस रहे हैं। और इन्हीं चौहानों में एक पता होना चाहिए, वासुदेव चौहान आता दोस्तों। क्या नाम आता? वासुदेव चौहान, जिन्होंने सांभर में चौहानों की उत्पत्ति का संदेश दिया और इन्होंने सांभर में स्थापना की। और ये भी पता होना चाहिए दोस्तों, इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो शासक हैं चौहानों में, एक आपका अर्णोराज आता है दोस्तों। अर्णोराज आनाजी चौहान, नाम सुना होगा आपने। और इन्हीं अर्णोराज ने पता क्या किया? आना सागर झील का निर्माण करवाया। तो प्रश्न आता है, आना सागर झील का निर्माण कराने वाले कौन थे? अर्णोराज चौहान थे। फिर दोस्तों इनमें एक शासक और आता है, तो विग्रहराज। क्या नाम आता है? विग्रहराज चतुर्थ। क्या नाम आता दोस्तों? विग्रहराज चतुर्थ। इनकी एक उपाधि थी दोस्तों, बीसल देव। तो बीसल देव इनको कहा जाता था। और ये बहुत विद्वान थे दोस्तों बीसल देव, और इतने विद्वान थे कि ये विद्वानों को भी आश्रय देते थे। आगे चलते हैं दोस्तों। इनके बाद एक शासक और आता है दोस्तों, जिनका नाम है पृथ्वीराज चौहान। क्या नाम है दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है दोस्तों। और इनका युद्ध आप जानते ही हो,
अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध और वे द्वितीय युद्ध, तो प्रथम तो हुआ था दोस्तों 1191 और द्वितीय युद्ध हुआ था दोस्तों 1192। ये दोनों युद्धों से एक ना एक प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है। लेकिन प्रथम जो युद्ध हुआ था दोस्तों उसमें विजय पृथ्वीराज की हुई थी, पृथ्वीराज की विजय किसकी हुई थी? पृथ्वीराज की। लेकिन द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की क्या हो जाती दोस्तों? हार हो जाती। 1192 वाला जो युद्ध होता है उसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हो जाती है। एक और पता होना चाहिए दोस्तों, इसी अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय चलता था। क्या चलता था? संस्कृत विद्यालय। और उसको संस्कृत को क्या कहते थे हम यहाँ पे विद्यालय को? कंठाभरण विलास विद्यालय ये कहा जाता था। और यहाँ पर जो है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, गुलाम है ये, मोहम्मद गौरी का गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। पता है ये क्या करता है? ये इस संस्कृत विद्यालय के स्थान पर एक 2.5 दिन का झोपड़ा घोषित कर देता है। हालांकि राजस्थान में ऐसी कोई इमारत नहीं है जो 2.5 दिन में बनी थी, लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक पंजाब पीर शाह की दरगाह है, पंजाब पीर शाह की एक दरगाह है। और यहाँ पर क्या है कि 2.5 दिन का एक उर्स पड़ता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। वे भी मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। किसके रूप में दोस्तों? मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। दोस्तों ये देखिए कि हमारे यहाँ पर मुख्य रूप से सिसोदिया, राठौड़, कछवा, चौहान आदि शासकों की जानकारी मैंने आपको बताई है दोस्तों। यहाँ से शासक राज्य करते थे। अलग अलग राज्य अपनी शासन व्यवस्था में विभिन्न रियासतें संचालन के लिए केंद्रीय पदाधिकारी, मंत्री, बख्शी, खजांची, परगने आदि यहाँ पर जो है मुख्य रूप से रहते थे, जो हमारे शासन का निर्माण करते थे। राजा राज्य के संपूर्ण सर्वोच्च केंद्र होता था, क्योंकि केंद्र का सर्वोच्च शक्तिशाली शासक कौन था? राजा होता था। सामान्यतः राजा अपने सलाहकारों और मंत्री परिषद के सदस्यों के सहयोग से संचालन करता था, क्योंकि एक राजा को मंत्री परिषद चलाने के लिए मंत्रियों की आवश्यकता थी। किनकी थी दोस्तों? मंत्रियों की आवश्यकता थी। और वर्तमान में आप भी जानते हो कि मंत्री परिषद होना जरूरी है, और मंत्री परिषद के बिना जो है राज नहीं चल सकता है। और राजा भी अपने यहाँ कौन है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। वैसे मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ और किसी सरकार का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, जो वास्तविकता में है उसे आपके सामने रख रहा हूँ। जो प्रधानमंत्री होता है, जो मुख्यमंत्री होता है, तो मुख्यमंत्री तो राज्य का प्रधान होता है, और प्रधानमंत्री केंद्र का बोले तो पूरे देश का प्रधान होता है। तो मुझे किसी पार्टी की जो है प्रशंसा नहीं करनी है दोस्तों, मुझे सिर्फ पढ़ाना है आप लोगों को बताना है, जानकारी बतानी है किस तरह कौन क्या होते हैं। चलते हैं दोस्तों आगे। मंत्री, राजा अपने शासन कार्य हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। प्रमुख मंत्री को दीवान कहते थे। समय समय पर मंत्रणा करते थे। जैसा कोई कानून बनाना हो, जैसी कोई जानकारी प्राप्त करनी हो से, और कर वसूल करना हो, तो किससे मंत्रणा करते थे? तो मंत्रियों से। तो मंत्री क्या बनाते थे? मंत्री परिषद बनाते थे। और मंत्री परिषद ही समय समय पर राजकार्यों में जटिल समस्याओं को सुलझाती थी। बख्शी किसे कहा जाता था दोस्तों? जो सेना को वेतन देने का काम करता था, उसकी जिम्मेदारी होती थी बख्शी। आज वर्तमान में हमारे यहाँ सेना को वेतन दिया जाता है, तो प्राचीन काल में भी जो है सेना को वेतन दिया जाता था। तो प्राचीन काल में सेना को वेतन देने वालों क्या कहा जाता था दोस्तों? बख्शी कहा जाता था। अब खजांची, आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलित रखना, बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना खजांची का कार्य था। खजांची का मतलब होता दोस्तों खजाना इकट्ठा करने वाला। जो व्यक्ति करों से युक्त जो रुपए पैसे आते थे, उनकी आमदनी को वो लिखता था और अपने खजाने में जमा करता था।
आगे चलते हैं दोस्तों। परगना, परगना अधिकारी राज्य परगनों में विभाजित था। अब राज्य जैसे छोटी रियासतें, छोटी रियासत छोटे छोटे गांवों में थी, तो उनको दोस्तों क्या कहते थे? परगना कहते थे। और परगने में शांति व्यवस्था रखने के लिए परगना अधिकारी होता था। और ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई थी और ग्राम प्रशासन का कार्य पंचायतें संभालती थी। देखो दोस्तों, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। पंचायत की कौन संभालती? ग्राम सबसे छोटी इकाई थी। गांवों के अंदर एक पंचायत होती थी। यह पंचायतें मिलकर परगने का निर्माण करती थी और ये परगने मिलकर एक भुक्ति का निर्माण करते थे। भुक्ति एक जिला बोलते हैं दोस्तों, भुक्ति का निर्माण करते थे। और इसी भुक्ति को मिलाकर पता होना चाहिए कि राज्य का निर्माण होता था और राज्य में राजा शासन करता था। लेकिन सबसे छोटी इकाई क्या थी दोस्तों? तो सबसे छोटी इकाई क्या थी? यहाँ पे देखिए आप, ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई थी। और गांव में क्या चलती थी? पंचायतें चलती थी। आगे चलते हैं दोस्तों, आपके सामने प्रस्तुत है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, समय समय पर हम आपको और भी जानकारियां देते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे और किसी भी प्रकार की हमारे चैनल पे जो है फालतू बात नहीं की जाती है। सिर्फ पढ़ने संबंधी हमें जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान को हम विस्तृत करने के लिए आप लोगों के सामने और आपकी सेवा में हमेशा बने रहेंगे। और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक जो है लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एक व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य तत्व है। राजस्थान के मध्यकाल का संपूर्ण शासन तंत्र जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंधी कुलीय भावना पर आधारित थी और प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था भी थी। देखिए दोस्तों, एक चीज है रक्त संबंधी, तो पता होना चाहिए कि प्राचीन काल में जो राज व्यवस्था थी वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती थी आनुवंशिकता के आधार पर। अगर माना कि पृथ्वीराज चौहान, माना कि मैं बता रहा हूं आपको, माना कि पृथ्वीराज चौहान शासक बना है, तो इसके बाद शासक कौन बनेगा? इसका पुत्र बनेगा। तो पुत्र बनेगा तो ये क्या हो गया? रक्त संबंध हो गया। रक्त संबंध हो गया तो क्या हो गया? आनुवंशिक हो गया। दोस्तों ध्यान रहे, तो आनुवंशिकता के आधार पर ये चलता रहता था। राजस्थान जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व था। राजा की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र राजा बनता था और राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए भूमि आवंटित करता था। भाई बंधु को दी गई भूमि को जागीरदार कहलाती थी। जो अपने भाई बंधु थे दोस्तों, उनको जो भूमि दे दी जाती थी वे क्या कहलाती थी? जागीरदारी भूमि कहलाती थी। और जागीरदारी का कार्य जागीर की सुरक्षा करना और शासन संचालन था। बाद के समय में योग्यता के आधार पर जागीरें प्रदान की जाने लगी। अब देखो, इसे छोड़िए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसमें चलते जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ। जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ, इस संबंध में अब तक कोई निश्चित मत नहीं बना पाया है। कोई भी निश्चित मत नहीं है दोस्तों, किसी का कोई विचार नहीं है कि प्राचीन काल में जागीरदारी व्यवस्था कब आई थी। लेकिन दोस्तों, राजस्थान में विकसित इस स्वरूप को राजपूतों के शासनकाल से प्रारंभ हो गया था। जब से राजस्थान में राजपूतों ने राज करना प्रारंभ किया था, तब से दोस्तों जागीरदारी व्यवस्था शुरू हो गई थी। राजस्थान भूभाग पर राजपूतों की विभिन्न शाखाओं ने अपने राज्य स्थापित किए जो उनकी रियासतें कहलाई। रियासतों के सुरक्षा शासन व्यवस्था संचालन हेतु जागीर व्यवस्था प्रारंभ की गई। और पता होना चाहिए दोस्तों, राजस्थान में कई सारी जागीरें थी जो वर्तमान में अभी जागीरें नहीं है, किसी भी प्रकार से नहीं है दोस्तों। अब जागीरदारी व्यवस्था जो है संपूर्ण रूप से जो है समाप्त हो चुकी है। जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप, राजस्थान में रक्त संबंध और संबंध पर आधारित सहगोत्रीय, उसी गोत्र का उसी कुल का होना चाहिए। राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों को नियुक्त करता था। राजा जागीरदारों के मध्य संबंध स्वामी और सेवक नहीं होते थे
और भाईचारे एवं सौहार्द की भावना पर आधारित थे। प्रश्न यहाँ से बना लीजिए आप कि जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप कैसा था। ये राजस्थान में इस प्रकार से जो है जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप रहा होगा, ऐसा कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि पूर्ण रूप से हमारे पास जो है साक्ष्य नहीं है। और जब साक्ष्य नहीं होते हैं दोस्तों, तो हम शिलालेखों से, हम ग्रंथों से जो जानकारी प्राप्त करते हैं, वही जानकारी जो है किताबों में आती है और उसी जानकारी के आधार पर हम लोग अनुमान लगाते हैं। चलते हैं दोस्तों आगे। समय की नजाकत को देखते हुए देखिए, किसी भी प्रकार से हम फालतू बात नहीं करेंगे, आप अपने समय का सदुपयोग कीजिए। मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप परिवर्तन। मुगल काल में मुगलों से संधि के कारण जागीरदारों की निर्भरता कम हो गई, शासक मुगल मनसबदार हो गए। प्रश्न यहाँ से बना लिए दोस्तों कि मनसबदारी व्यवस्था भारत में चलाने वाला कौन था, तो अकबर था। कौन था दोस्तों? अकबर ने जो है मनसबदारी व्यवस्था चलाई थी। अब देखिए दोस्तों, उन्हें मुगलों का संरक्षण प्राप्त हुआ। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, एक लाइन आई आपके पास में कि ये क्या है कि जो बाहर से जो मुगल आए थे, उन मुगल शासन व्यवस्था पर आश्रित हो गए राजस्थान की अधिकतर जागीरें। तो पहली जागीर कौन सी थी दोस्तों? आमेर। आमेर रियासत है, तो आमेर रियासत को दोस्तों मिलाया गया और इसी के यहाँ से एक हमारे शासक थे जिनका नाम था दोस्तों भारमल। और भारमल साहब जो है अकबर की शरण में चले जाते हैं। 1562 में इनकी पुत्री का विवाह अकबर साहब से करा दिया जाता है। और ये ऐसा राजपूत वंश था दोस्तों जिसने पहली बार मुगलों से वैवाहिक संबंध, दोस्तों वैवाहिक संबंध स्थापित किए। प्रश्न आ जावे कि वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजस्थान का पहला राजवंश कौन सा था? तो कछवाहा राजवंश था दोस्तों। कौन सा था? कछवाहा राजवंश था। चलते साहब आगे। इससे शासक जागीरदारों के मध्य स्वामी जैसा व्यवहार करने लगे। जागीरदार प्रारंभ में जागीरदार युद्ध और शांति के समय राजा की अपनी ओर सेवाएं देते थे, लेकिन मध्यकाल में सेवाओं के साथ व्यवस्था निर्धारित की गई जिसका उल्लेख जागीर पट्टे में कर दिया गया था। प्राचीन काल में जो जागीरें दी जाती थी दोस्तों, उनमें जागीरी पट्टे भी दिए जाते थे। और मुगल शासनकाल की प्रणाली व्यवस्थाओं का प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा है। रियासतों ने अपने प्रशासन का परगनों और ग्रामों में विभाजित किया है। एक प्रश्न रखना चाहूंगा दोस्तों यहाँ पर आपके सामने। प्रश्न है कि जो जागीरदारी व्यवस्था है उसमें अपनी एक जागीर आई थी दोस्तों, जागीर, और वो जागीर थी दोस्तों बिजोलिया। और बिजोलिया जागीर पता होना चाहिए दोस्तों। बिजोलिया जागीर तो अपने यहाँ एक भरतपुर जगनेर के एक शासक थे दोस्तों। जगनेर एक जगह है दोस्तों भरतपुर में, यहाँ के शासक थे जिनका नाम था दोस्तों अशोक परमार। और अशोक परमार साहब पता होना चाहिए दोस्तों, अशोक परमार जो है राणा सांगा है दोस्तों, हमारे मेवाड़ के प्रसिद्ध शासक है राणा सांगा। तो राणा सांगा साहब जो है अपने युद्ध में इनको लिया था और इनकी सेवाओं से बहुत प्रसन्न हुए थे, तो इनको बिजोलिया की जागीर दी। और बिजोलिया तो वैसे भी बहुत फेमस है दोस्तों, पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पर जो एक अपने कर व्यवस्था चली थी जिसे किसान आंदोलन कहा जाता है। किसान आंदोलन तो भारत का पहला अहिंसात्मक और संगठित आंदोलन कौन सा था दोस्तों? बिजोलिया किसान आंदोलन। और सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन भी यही था। 1897 से 1944 तक ये शासन चला था दोस्तों। 41 वर्षों तक शासन चला था। ये ध्यान रहे दोस्तों, आपको बार बार ऐसी चीजों से हम अवगत कराएंगे। मुगल शासन प्रणाली की कुछ व्यवस्थाओं का प्रभाव राजस्थान पर पड़ा और इनको रियासतों को किसमें बांटा दोस्तों? परगने और ग्रामों में। अब अंग्रेजी शासन को लेते हैं दोस्तों, तो अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही भारत प्रशासनिक दृष्टि से विभागों में विभाजित हो गया। पहला ब्रिटिश और दूसरा रियासती भारत था।
तो ये पता होना चाहिए दोस्तों कि पहला तो अपना क्या था, कभी जो भारत था वो रियासतों का था, और दूसरी बात आती दोस्तों अंग्रेजों का था। तो उसमें क्या बनाए थे दोस्तों, प्रेसिडेंसी बनाए थे, प्रेसिडेंसी। प्रश्न आता आपके पास में भारत के कौन से 3 राज्य जो प्रेसिडेंसी थे, तो एक तो आता दोस्तों बम्बई, एक आता है आपका मद्रास, एक आता है दोस्तों आपका कलकत्ता। तो ये प्रेसिडेंसी थे दोस्तों। फिर हमारे को दे देते हैं साहब कि CCR राज्य कौन से थे, केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों जिनको कहते हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या थे दोस्तों, 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। एक का नाम है दोस्तों अजमेर, अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा दोस्तों, और नंबर 1। नंबर 2 कुर्ग, नंबर 3 कुर्ग है दोस्तों, ध्यान कर्नाटक में पड़ता ही है। नंबर 3 दिल्ली, तो दिल्ली हमारी भारत की राजधानी है। और नंबर 4 तो बलूचिस्तान, क्या है दोस्तों, बलूचिस्तान, ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो अपने CCR में कितने कितने क्षेत्र थे, अजमेर मेरवाड़ा जो वर्तमान में राजस्थान में, और कुर्ग कर्नाटक में, और दिल्ली अपने भारत की राजधानी है, और बलूचिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान में। ऐसी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में अंग्रेजों ने हमें यहाँ पर बांट दिया था। ब्रिटिश काल में भारत केंद्र शासित प्रदेशों 11 प्रांतों में बना हुआ था। सभी प्रांतों में अलग अलग गवर्नर थे। भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे, पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एक तो गवर्नर जनरल होता है, बाकी सब उसके जो प्रेसिडेंसी में काम करने वाले छोटे गवर्नर होते हैं। इस हिसाब से हमारे साम्राज्य को बांट रखा था। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। सीधी सी बात है, हमारे यहाँ पर जो है 1857 की क्रांति हुई थी दोस्तों। कौन सी हुई थी, 1857 की क्रांति हुई। और 1857 की क्रांति का जो है मूल तथ्य यही है दोस्तों कि हमारे स्थानीय जो शासक थे, स्थानीय शासक, मैं बुराई नहीं करूंगा दोस्तों किसी प्रकार से, मैंने पहले भी कहा आपको बुराई नहीं करूंगा, क्योंकि स्थानीय शासकों ने साथ नहीं दिया, वरना साथ दे देते तो आज हमें जो किसी भी प्रकार से 90 वर्षों का इंतजार नहीं करना पड़ता आजादी में। तो अपने बात आती है साहब दोस्तों कि 1 नवंबर कौन सी आती दोस्तों, 1 नवंबर। तो 1 नवंबर 1857 को क्या हुआ दोस्तों, 1858 को तो प्रेसिडेंसी राज्य जो है समाप्त हो गए। और इस क्रांति का इतना प्रभाव था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी दोस्तों, EIC ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका प्रभाव हमारे यहाँ पर कम हो गया। अब भारत में प्रशासन का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के ताज बोले तो महारानी एलिजाबेथ थी, उनके संसद के नियंत्रण में आ गया। लॉर्ड कैनिंग का गवर्नर जनरल के साथ भारत का प्रथम वाइसराय बना। तो देख लिए दोस्तों, पहला गवर्नर जनरल कौन था, पता होना चाहिए, तो विलियम बेंटिक, संपूर्ण भारत का है ना, विलियम बेंटिक, ये संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल थे। और फिर पता होना चाहिए दोस्तों 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो कैनिंग साहब थे। कौन थे दोस्तों, कैनिंग साहब। और इन्हीं के समय जो 1857 की क्रांति हुई थी, इन्हीं के समय जो है महारानी एलिजाबेथ यहाँ पर आई थी। और 1 नवंबर 1858 को इन्होंने एक इलाहाबाद में एक पत्र पढ़ा जिसमें कहा गया कि आज से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो समाप्त है, अब सीधा जो है क्राउन के हाथों में, ताज के हाथों में। तो कैनिंग साहब को क्या बनाया यहाँ पर, वायसराय, एक नया पद सृजित किया, गवर्नर जनरल की जगह दोस्तों नया पद सृजित किया, जिसे क्या नाम दिया गया, वायसराय नाम दिया गया। तो प्रश्न आ जाए आपके पास में कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों, तो लॉर्ड कैनिंग थे। और भारत के प्रथम वाइसराय कौन थे दोस्तों, तो लॉर्ड कैनिंग थे। प्रथम ये वाइसराय है लेकिन अंतिम गवर्नर जनरल है। फिर अंग्रेज सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित
करके भारत का शासन संचालन किया जाने लगा। इस प्रकार से हमने क्या दोस्तों यहाँ पर सभी संपूर्ण जानकारियों को यहाँ पढ़ा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1835 का भारत शासन अधिनियम 1 अप्रैल 1937 को लागू किया गया, जिसके द्वारा अजमेर मेरवाड़ा का प्रशासन में परिवर्तन आया और विदेश एवं राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग में अंतर्गत लाया गया। गृह विभाग के अंतर्गत प्रमुख प्रभाव ये हुआ दोस्तों कि यहाँ कानून संघीय कार्यपालिका बनाए गए, न कि गवर्नर जनरल द्वारा बनाए गए हैं। यानी यहाँ पर क्या है, जो संघ की कार्यपालिका दोस्तों वो सीधी जो है केंद्र से हटकर जो है प्रांतों से हटकर केंद्र में आ गई। प्रांतों से हटकर कहाँ पर आ गई दोस्तों? केंद्र में आ गई। मूल रूप से जो शक्ति थी वो प्रांतों के पास थी और प्रांतों से हटकर केंद्र में आ गई। और अधिनियम का भी पता होना चाहिए दोस्तों कि हमारे यहाँ अधिनियम कौन कौन से बने। 1861 में बना भारत शासन अधिनियम 1861, फिर भारत शासन अधिनियम 1892, फिर आपका 1909, फिर आपका 1919 और आखिरी जो है 1935। 1909 और 1919 वाले से काफ़ी जो प्रश्न है आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। देश की आज़ादी के बाद राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और राजस्थान की प्रथम विधानसभा 1952 में। प्रश्न यहाँ से बना लो कि राजस्थान में पहली बार विधानसभा का चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। और प्रथम जो आपके निर्वाचित मुख्यमंत्री है दोस्तों वो टीकाराम पालीवाल को बनाया गया। किनको बनाया गया दोस्तों? टीकाराम पालीवाल। तो फिर प्रश्न यहाँ से कर लो दोस्तों कि मनोनीत, तो मनोनीत मुख्यमंत्री किसे बनाया गया दोस्तों? तो हीरा लाल जी को बनाया गया। हीरा लाल जी शास्त्री को बनाया गया। ध्यान रहे दोस्तों, एक एक चीज हम आपको यहाँ से हमारे YouTube चैनल वंदे मातरम क्लासेज की ओर से बताते रहेंगे। आगे बढ़ते दोस्तों, शब्दावली की ओर नजर डालते हैं। जागीरी पट्टा थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। यहाँ पर वह पत्र जिस पर शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था और इनके भाइयों को या इनके रिश्तेदारों को ऐसी जमीन दी जाती थी। मनसबदारी व्यवस्था मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक व्यवस्था थी। इसको शुरू करने वाला कौन था दोस्तों? तो अकबर था। कौन था दोस्तों? अकबर था। मनसबदारी व्यवस्था। और इसी अकबर साहब ने क्या किया था दोस्तों? मान सिंह को 5000 मनसबदारी बनाया था। कितने बनाया था दोस्तों? 5000 मनसबदारी बनाया था। अब निर्वाचित का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो निर्वाचित का मतलब होता है दोस्तों चुनाव हुआ। तो पहले तो मन से, यानी सभी लोगों ने जो है सहमति के आधार पर जो है हीरा लाल जी को बना दिया कि भाई ये राजस्थान के मुख्यमंत्री है हीरा लाल जी साहब, ठीक है ना। और उसके बाद में चुनाव हुए 1952 में। तो अपने क्या बहुमत के आधार पर टीकाराम जी जीत गए। तो टीकाराम जी पालीवाल साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया। आगे चलते हैं दोस्तों। सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी कार्यों की जिम्मेदारी होती थी। तो बख्शी की जिम्मेदारी होती थी। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो टीकाराम पालीवाल थे। यहाँ मोहनलाल सुखाड़िया साहब भी आ रहे हैं, लेकिन मोहनलाल सुखाड़िया साहब 17 साल तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे, सर्वाधिक समय तक। जय नारायण व्यास साहब भी आ रहे हैं साहब। तो जय नारायण व्यास साहब जो है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। जय नारायण व्यास साहब दोस्तों पता होना चाहिए, ये निर्वाचित भी थे। क्या थे दोस्तों? निर्वाचित भी थे और मनोनीत भी थे। ध्यान रख लेना दोस्तों, निर्वाचित और मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है? जय नारायण व्यास। और दोस्तों ये हरिदेव जी भी आ रहे हैं, हरिदेव जी जोशी। तो दोस्तों यहाँ हरिदेव जोशी ने पता क्या किया, 10 बार तो विधायक रहे ये, और पूर्ण रूप से राजस्थान में कभी भी मुख्यमंत्री को पूरा कार्यकाल नहीं संभाला। और इनके समय दोस्तों 1987 में, ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, 1987 में अजमेर को क्या बनाया? अजमेर को
छठा संभाग बनाया था राजस्थान का। कौन सा संभाग? और राजस्थान में संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू करने वाले हरदेव जोशी जी थे। लेकिन खत्म करने वाले कौन थे दोस्तों? 1962 में इन्होंने संभागीय व्यवस्था समाप्त की थी मोहनलाल सुखाड़िया जी ने। लेकिन पुनः वापस किसने शुरू की? तो हरदेव जोशी जी ने। और वर्तमान में 7 संभाग है दोस्तों। जब एकीकरण हुआ था तो उस समय हमारे पास 5 संभाग थे। एक अजमेर को हटा दो यहाँ से और एक भरतपुर को हटा दो यहाँ से। ये दोस्तों ये दोनों ही नहीं थे हमारे पास में, और बाकी के संभाग हमारे पास में उपलब्ध थे। और ऐसा भी है दोस्तों कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तो 1950 तक, कब तक दोस्तों? 1950 तक हमारे पास 25 जिले थे। कितने थे? 25 जिले थे। और 26वां जिला दोस्तों किससे बनाया गया? अजमेर को। अजमेर को कौन सा जिला बनाया गया दोस्तों? 26वां। वो भी आपका 1956, 1 नवंबर 1956 में बनाया गया दोस्तों। एक बार पुणे, एक बार वापिस जानकारी प्राप्त करते हैं। अपना आता 27वां जिला, तो धौलपुर को बनाया गया दोस्तों। किससे बनाया गया? धौलपुर को 1982 में बनाया गया। फिर दोस्तों अगला जिले की लेते हैं तो यहाँ पर आएगा आपका राजसमंद। फिर लेते हो दोस्तों बारा, इसके बाद लेते हो दोस्तों दौसा। तो ये तीनों जिले दोस्तों 1991 में बने थे। और उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? भैरू सिंह जी शेखावत साहब थे। फिर इसके बाद लेते हैं दोस्तों अगला जिला, तो ये क्या हो गया दोस्तों अपने पास 26, 26 के बाद 27, 27 के बाद 30, फिर 31वां जिला। तो यहाँ आता दोस्तों हनुमानगढ़। 31वां जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। ये बना था दोस्तों 1994 में बना था, भैरू सिंह जी के समय बना था। फिर इसके बाद दोस्तों अगला 32वां जिला लेते हैं, तो ये आएगा दोस्तों करौली। तो करौली जिले को बनाने के लिए जो है भैरू सिंह जी शेखावत साहब ने प्रयत्न किया, आखिरकार इसको जिला बना के ही छोड़ा। और ये बना दोस्तों 1997 में। फिर दोस्तों अगला लेते हैं दोस्तों, तो 2008 में 33वां जिला। 2008 में प्रतापगढ़। कौन सा जिला बना दोस्तों? प्रतापगढ़ जिला बना। और हमारे राज्य की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे। कौन है दोस्तों? वसुंधरा राजे जी ने, वसुंधरा राजे जी सिंधिया ने बनाया। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्राम। तो ग्राम क्या होती थी दोस्तों? राज्य की सबसे छोटी इकाई। मनसबदारी व्यवस्था, ये मुगल काल में प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्था थी। जागीर पट्टा वह पत्र जिसमें शासक जो है शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था। दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। अब बाकी के प्रश्न आप संभाल के कीजिए। और जहाँ तक मेरी जानकारी थी वहाँ तक मैंने आपको संपूर्ण रूप से जानकारी दी है दोस्तों। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मैं रामस्वरूप जिनकर आपका वंदे मातरम क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करके अपने दोस्तों, अपनी माताओं, बहनों, अपने भाइयों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।